Hello student, welcome to the fifth lecture of DNA block elements. In this lecture, we are going to talk about oxidation states and magnetic properties of D block elements. Now, if I revise the last lecture, that is lecture number 4. In lecture number 4, we have studied atomic size and ionization enthalpy. Atomic size में मैंने जो आपको ट्रिक दिया था 3D सीरीज के रिलेटेड, वो आपको याद रखना है. और आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है, उनसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है. ये हम लोग ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं. उसके अंदर एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्पेशली याद रखने के लिए बोला था कि Na+2 और Na+4 में और Pt+2 और Pt+4 में जो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो निकल का +2 कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है और प्लेटिनम का +4 कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है. उसका रीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी. इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट इस लेक्चर का और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली रिलेटेड टू वेरियस चैप्टर्स like redox reaction. In coordination compound, we are going to talk about EAN rule where we need the oxidation number. Also in the bonding concept, तो bonding of complex compound जब हम लोग पढ़ते हैं तभी भी हमको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है. तो इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर से एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताता है वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. फर्स्ट लेक्चर याद है आपने, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, तीनों मैंने एक ही लेक्चर में कवर किए थे. उसके बाद में फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कवर कराया, एंड दिस इज फोर्थ नहीं, हाँ सॉरी फोर्थ था वो, और ये फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड yes magnetic property. So let's start the lecture. Oxidation state. D block elements, सबसे पहली बार D block elements they show variable oxidation state. D block elements जो होते हैं they show variable oxidation states. थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बोला था सर हैंडराइटिंग थोड़ा सा बड़ा लिखा. सो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसा क्यों? बिकॉज इसके अंदर बोथ N-1D and NS take part in bond formation. They both take part in bond formation. बॉन्ड बनाने में बेटा ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. बिकॉज डी में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और एनएस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है ना. अभी हम लोग अगर डिटेल में समझे तो ये दोनों तो अलग अलग शेल से बिलोंग करते हैं, तो फिर दोनों कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जनरली तो आउटरमोस्ट शेल ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, बट इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है बच्चों वो बहुत ही कम है. सो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वेरी लो energy difference, due to very low energy difference between N-1D and NS electrons और NS orbitals. ठीक है ना. तो ये इसका मेन रीजन है. ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें इन 3D सीरीज की, 3D सीरीज सबको पता है, साइंस टीचर वाला. 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इट इज शोन बाय Mn. Mn is manganese and that is +7. जो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने वाला कौन है, एक ही एलिमेंट है, दैट इज Mn. अगर मैं D ब्लॉक की बात करूं, पूरे एंटायर D ब्लॉक की, सो D ब्लॉक में 2 एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा है +8 का. यस, +8 तक का भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, और वो एलिमेंट्स आपको याद ही रखने हैं. एक है रुथेनियम Ru, थोड़ा बड़ा लिख दो वापस, रुथेनियम, एंड दूसरा है बच्चों ऑस्मियम. ठीक है ना. ये लोग बेटा +8 तक का भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं. इनके कंपाउंड जिसमें ये +8 में होते हैं ये RuO4 है, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तो हम लोग ने बहुत बार ऑर्गेनिक में भी यूज किया है. ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, बट जनरली हम लोग यूज नहीं करते. मैंने वहां पे आपको बताया था बिकॉज इट इज टॉक्सिक एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी है. रुथेनियम जो है वो वोलेटाइल होता है, रुथेनियम का ऑक्साइड जो होता है वोलेटाइल होता है. सो डी ब्लॉक में बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाने वाला है वो होता है +8, और वो 2 एलिमेंट है, एक है रुथेनियम और एक है ऑस्मियम.
अगर मैं सिर्फ 3D सीरीज की बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +7, दैट इज मैंगनीज। जैसे आपने सुना होगा KMnO4, यस, पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक की बात हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे कैन शो पॉजिटिव, they can show negative and they can show zero oxidation state। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। मतलब मेटल के ऊपर जीरो का भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता होगा। तो अभी आप यहाँ पे बैठे बैठे जो आप लोग सोचते होगे सर नेगेटिव वाला तो हमने कभी सुना नहीं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। बट अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है तो वहां पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था। पहली बार तो चलो इसको देख लेते हैं। ये सबसे मोस्ट क्या है, दिस इज मोस्ट कॉमन। आई थिंक अभी सबको हैंडराइटिंग दिख रहा है अच्छे से, क्लियर, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमन है और ये जो दोनों है बेटा वो हम लोग ने पढ़ा है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, मेटल कार्बोनिल्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। मेटल कार्बोनिल्स में बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए तो मैं आपको दोनों का एक एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर मैं न्यूट्रल वाला देख लूँ तो एनआई, निकल टेट्राकार्बोनेट, जो मैंने आपको कहाँ पे सिखाया था याद आ, कुछ देखो केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो बेटा चीजों को रिलेट करके पढ़ो। ये कंपाउंड दिख गया तो सोचो कहाँ दिखा था हमने, ऐसा हर कंपाउंड के लिए करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कभी आपको लगेगा हाँ ये दिखा यार, सुना सुना लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में सर्च करेंगे कहाँ पे ये पढ़ा है, तो आपको बेटा क्या होगा, रिलेट करके पढ़ने की आदत हो जाएगी। याद करो ये कंपाउंड हमने यूज किया था किसमें, मॉन्ड्स प्रोसेस में, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। यस, वेरी गुड। अगर बात करें तो कार्बोनिल जो है बेटा वो एक न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसके अंदर जो एनआई है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अगर मैं बात करूं CO4 की, कोबाल्ट के साथ, तो इसमें बेटा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। सो दिस इज एन अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर CO को तो बेटा मैं बताऊं न्यूट्रल लिगैंड है, इसका तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो 4 × 0 ये तो 0 होगा। तो कोबाल्ट के ऊपर कितने का चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज होगा, दैट इज -1 का चार्ज होगा। तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड पॉजिटिव तो मोस्ट कॉमन है ही है, जो कि उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो जिनको बेटा थोड़ा सा ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं वो बेटा मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर्स को अच्छे से देखना। जब भी आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है। यहाँ पे एक थ्योरी जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है जिसका नाम है सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी। तो सिडविक थ्योरी बेटा यहाँ पे आएगा कि मेटल कार्बोनिल जब भी EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा उनके लिए बहुत इजी लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है खाली सुन लो, आगे आएगा ये सब, ठीक है। सिडविक थ्योरी में बेटा क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स EAN को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं या शेयर करते हैं। बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में तो ये फॉर श्योर होगा, क्यों, क्योंकि वो लोग बेटा इसके बिना वो स्टेबल होंगे नहीं और एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। So the transition elements can show positive, negative and neutral also, that is zero oxidation state. Now if I talk about oxidation states of 3D series, सिर्फ 3D सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, दूसरे कॉलम में उसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड कॉलम में हम लोग लिखेंगे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, possible oxidation state. Now if I talk about 3D series, it is science teacher very clever man Reconi cousin, ठीक है। चलो, तो ये सबको पता है, इट इज 21। तो हम लोग ने पढ़ा था इसका 3D1 4s2 ये हो जाएगा 3D2 4s2, साथ में रिवाइज करो 3D3 4s2। यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, याद है क्या नाम था स्प्लिट का, यस कोरोना, यस क्योर्ड, कोरोना क्योर्ड। यहाँ पे 3D5 4s1 हो जाएगा, यहाँ पे 3D6 सॉरी 3D5 4s2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 3D6 4s2 3D7 4s2 एंड सो ऑन। यहाँ पे वापस एक्सेप्शनल केस है, याद है ना सबको, कोरोना क्योर्ड। तो ये 3D10 4s1 हो जाएगा और ये भी 3D10, ये तो 4s2 है ये। तो स्टूडेंट्स
कोई भी एलिमेंट बेटा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, मतलब या तो फिर उसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा या फिर प्लस का चार्ज होगा। तो माइनस को इतना ध्यान मत दो, बट मुझे बताना था क्योंकि ये एंट्रेंस के लेक्चर है इसलिए मैंने बताया। बट जनरली बेटा वो लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो याद रखना सबसे पहले डी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी एस में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है, 3D इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है और 4s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कम होता है। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं हम लोग, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है, 4s में से, और फिर किस में से निकालना है, यस 3D में से, ठीक है। चलो तो अभी अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सबसे पहले एलिमेंट की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो सबसे पहले 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एक एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 4s में से, तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारे बैठे हुए बच्चे जो है वो ये सोचते होंगे कि सर +2 +3 क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना। आप मेरी बात समझो अच्छे से। +2 मतलब इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, स्कैंडियम जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, याद रखना, स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। सर क्यों नहीं दिखाता है, रीजन सुनो। अगर मैं यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो डी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये हो जाएगा 3d1, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो याद रखना इसके लिए वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है और सिर्फ क्या दिखाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन ही है बेटा इंडेक्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन 3D सीरीज will show only one oxidation state, no variable oxidation state. तो इसका आंसर क्या है, स्कैंडियम, and it shows only one oxidation state, that is +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बट अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, so they show variable oxidation state. So do remember one more important point, scandium is non-typical, it is also known as non-typical transition element, very very important statement, it is also known as a non-typical transition element. आप सबको पता है कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जिंक में बेटा सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज +2, दिस इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो सबको पता है, दुनिया भर को पता है, बट ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि स्कैंडियम इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम +3 is a non-typical transition element. So याद रखना non-typical transition element because वो एक ही oxidation state दिखाता है, that is +3. So this is a non, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, चीजें बार बार लिखने से याद होनी होती है, non-typical what transition element। तो 3D में बेटा एक ही एलिमेंट ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। जिंक तो बेटा वैसे भी एक ही दिखाता है +2, बट वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है। बट अगर स्कैंडियम +3 में होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। सो डू रिमेंबर, स्कैंडियम में अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ +2 और +3 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, +2 और +3 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप क्या करोगे, सर यहाँ पे 3D क्या है 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3D क्या हो जाएगा 0। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्बिटल जो है कब स्टेबल होता है, जब या तो वो खाली हो पूरा, या फिर वो हाफ फिल्ड हो, या फिर वो कंप्लीटली फिल्ड हो, तभी वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, स्कैंडियम +3 हो जाएगा। और स्कैंडियम +2 इज हाईली अनस्टेबल, तो वो इजीली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। सो इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट वो एग्जिस्ट बहुत ही रेयरली करेगा, ठीक है। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो +2 हो जाएगा। फिर हाँ अभी इसमें से डायरेक्ट मतलब सर चारों के चारों एक ही साथ जाएंगे तो सब में एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा, नहीं, ठीक है, वो खाली फर्स्ट वाले के लिए याद रखना। +2 फिर इधर से एक और गया +3 हो सकता है, और इधर से गया तो +4 हो जाएगा। तो अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, साइड में ध्यान भी देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बता रहा हूँ कि टाइटेनियम के लिए, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ,
बार बार बोल भी रहा हूँ मैं आपको, टाइटेनियम के लिए +3 ज्यादा स्टेबल होगा कि +4 ज्यादा स्टेबल होगा? सुनो वापस से, टाइटेनियम के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है कि +4? अगर मैं +3 की बात करूँ तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा कितना? 3d1 बचा। क्या बचा बच्चों? 3d1 बचा। और अगर +4 की बात करूँ तो 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है आपको, 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो डेफिनेटली इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी टिटेनियम +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आई थिंक अभी आपको इजी लगेंगे। ठीक है, चलो, सो कहने से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। वेनाडियम, वेनाडियम मतलब 3d3, इधर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, +2, फिर इधर से एक और गया, एक एक करके रिमूव करना है, सब साथ में मत रिमूव करना, +4 एंड +5। सो वेनाडियम बेटा +5 तक भी जाता है। जैसे आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा V2O5, यस, वेनाडियम पेंटॉक्साइड, उसमें वेनाडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +5 में, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड कैटलिस्ट। तो ये हो गया, +5 तक भी जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम में यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर +1, फिर +2 +3 +4 +5 +6, तो क्रोमियम बेटा मैक्सिमम कितना दिखाता है? +6 तक दिखाता है। बट डू रिमेंबर, क्रोमियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। डू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट पॉइंट नंबर 2। ये तो मैं आपको वैसे भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो अभी, ये तो मैं आपको वैसे भी क्वेश्चन के फॉर्म में आज ही कराने वाला हूँ, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, इट इज हाईली अनस्टेबल। वो कभी भी बेटा +1 में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्रोमियम कभी भी +1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसका रीजन जो है वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा सब्र करें। ठीक है, रीजन मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो क्रोमियम बेटा हमेशा रखना, इट विल स्टार्ट विद +2, तो +2 +3 इसका मोर स्टेबल है, +3, इसका रीजन क्या है वो भी बताऊंगा। सो +3 हो गया, फिर +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट +6, ये भी स्टेबल है बिकॉज वो 3D क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं Mn की बात करूं तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सो +2 +3 +4, एक एक करके निकालते जाओ, अभी मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। +7, ठीक है ना, KMnO4 की बात हो गई। अभी पेयरिंग चालू हो जाएगी 3d6, तो मतलब पेयरिंग हो गई, तो अभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मत रिमूव करना, ठीक है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इनको रिमूव कर सकते हैं बिकॉज ये तो आउटरमोस्ट शेल है, बट ये वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव मत करना। सो +2 +3 +2 +3 +4 +5 +6, वापस सुनो जिन्होंने नहीं सुना है, +2 +3 +4 +5 +6, पेयर्ड वालों को रिमूव नहीं करना है। सो +4 +5 एंड +6, तो कहने से बेटा स्टार्टिंग में देखो नंबर्स बढ़ते गए 7 तक, फिर अभी अभी कम होते जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बोला था 3D सीरीज में मैक्सिमम किसका होता है? Mn का +7 होता है। अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट की, तो अभी 2 पेयर हो गए, यहाँ पे 2 पेयरिंग हो गई, तो अभी इन दोनों को रिमूव मत करना। 2 यहाँ से 2, तो +2 हो जाएगा, फिर 3 4 5, सो +3 +4 एंड +2 +3 एंड +4। फिर अगर मैं निकेल की बात करूँ तो यहाँ पे 3 पेयरिंग हो गए, तो ये 2 3 और 4, यहाँ पे 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा +2 +3 एंड, कुछ गलत तो नहीं किया ना, देखो जरा, +2 +3 +4 +5 तक जाएगा, सॉरी +5 तक जाएगा। फिर यहाँ पे कम होना चाहिए ना, इसके लिए एक लॉजिक बैठ रहा है। इधर देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें, निकल की 8 हो गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2 +3 एंड +4 तक ही जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें कॉपर की, तो कॉपर का बेटा ये होता है, ठीक है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कॉपर जो है वो +1 में भी एग्जिस्ट करता है। अभी यहाँ पे देखो केमिस्ट्री कितना अच्छा है, कहीं पे फॉलो हो रहा है, कहीं पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो बेटा याद रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शंस के भी रीजन है, तो जितने हो सकते हैं हम लोग रीजन के साथ पढ़ेंगे, तो आपको इनऑर्गेनिक के भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें +1 भी होता है, अभी जैसे +1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, ये तो सब पेड़ है, ये तो नहीं निकलने चाहिए, बट स्टूडेंट्स फिर भी कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 2 है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक होता है बेटा, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास में अगर ये पूरा सीरीज देख ले, जिंक को छोड़ दो तो पहले से बेटा हमारे इलाके में से बाहर निकल चुका है, ट्रांजिशन एलिमेंट तो होता है ही नहीं। बट ये जो स्कैंडियम है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, उसका रीजन मैंने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रोमियम के बारे में जानकारी लेंगे, फिर कॉपर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वो +2 क्यों दिखा रहा है, +2 में तो वो 3D9 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्रोमियम जो है वो +1 में क्यों अनस्टेबल है सर? क्रोमियम अगर हम लोग बात करें तो इट इज 3D6 4s 3D5 4s1। Students, let me tell you again, these lectures are entrance lectures, तो ये मैं आपको इसमें कुछ भी टॉपिक को ऐसे भगाऊंगा नहीं, मैं बहुत तसल्ली से सिखाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे मुझे 10 लेक्चर लगने वाले थे वहां पे 12 या 13 भी लग जाएंगे। बट एक चीज याद रखना, जब आपका चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ के हुआ रहता है तब आप बेटा हर टाइम जब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको डिफिकल्टी फेस होती है, आपको नहीं आता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है चैप्टर में। बट अगर आपने भले लेक्चर्स में बेटा 10 घंटे की जगह पे 13 घंटा भी लगाया, लेकिन अगर उसके बाद अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वैसे स्टूडेंट जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिन्होंने फटाफट फटाफट चैप्टर्स वीडियो देख के या फिर लेक्चर्स सुन के अच्छे से कर लिया है, बट अगर हर एक चीज कवर नहीं है तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है, फिर उनको उल्टा आपसे भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये स्टूडेंट जिनको एक एक चीज डिटेल में बताई जाती है वो एक्चुअल में एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो फिर उनको बाद में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो भले अपने को लेक्चर्स में ज्यादा टाइम लग रहा होगा, तो आप लोग सोचते रहोगे ये सर जो 8 घंटे का लेक्चर है उसको 12-13 घंटे क्यों लगा रहे हो, तो उसका रीजन एक ही है कि मैं जितना टाइम आपको अभी दे रहा हूं उतना कम टाइम आपको सॉल्विंग में लगेगा, ये मेरा श्योरिटी है। ठीक है, तो सुनो, क्रोमियम बेटा 3D5 है, 4s1 है। ठीक है, तो अगर मैं क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो +1 हो जाएगा, तो ये 3D5 और 4s क्या हो जाएगा 0। तो ये तो हाईली स्टेबल होना चाहिए। 3D5 मतलब हाफ फिल्ड हुआ ना स्टूडेंट्स, देखो ना हाफ फिल्ड हो गया। डी का कैपेसिटी कितना होता है 10 होता है। तो स्टूडेंट्स फिर 3D5 हाईली स्टेबल होने के बावजूद भी क्रोमियम में मैंने +1 लिखा भी नहीं है, और यहाँ पे उल्टा ब्रैकेट में उल्टा क्या लिख दिया मैंने, जो स्टेबल होना चाहिए था वो हाईली क्या हो जा रहा है अनस्टेबल। बेटा याद रखना, इसका रीजन एक्चुअली बहुत इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ये कब होते हैं, जब कोई उसके साथ बॉन्ड बनाने आता है, करेक्ट ना, जो उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए तभी तो उसके साथ कुछ जुड़ेगा। तो जब बॉन्ड बनाने आता है उसके साथ जुड़ने के दौरान ये लोग इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। ठीक है, लेन देन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली ये कि जो बॉन्ड बनाने आ रहा है उसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड। तो मैंने आपको बोला ना ये जो डी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो डी ऑर्बिटल है इसके अंदर टोटल अभी कितने इलेक्ट्रॉन है सर? अभी तो 5 है, 5 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनमें सबकी एनर्जी बेटा एक जैसी है, देख लो एक जैसी एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दूं एनर्जी वाइज, तो इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। These orbitals are called as degenerate d orbitals and इनकी एनर्जी सेम होती है। बट जैसे ही बेटा जिसके साथ ये लोग बॉन्ड बनाने वाले हैं जिसको लिगैंड बोलते हैं, जब लिगैंड इनको अप्रोच करता है तब इनकी डीजेनरेसी मतलब जो इनकी एनर्जी की समानता है, सिमिलरिटी सेम जो है, वो बेटा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मैं एकदम सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। जनरली कैसा होता है वर्ड्स इतने डिफिकल्ट बोल देते हैं कि समझता ही नहीं है, तो वो भी मैं भी कर सकता हूं, बट हम लोग को सिंपलीफाई करना है कंसेप्ट को। ठीक है, सो ये जो 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है दे स्प्लिट, ये देखो स्टार्ट हो गया मेरा भी, दे स्प्लिट इनटू 2 ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, मतलब अभी सिंपल वर्ड में समझो, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है जिसमें एक का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और एक का एनर्जी लेवल कम होता है, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों के एनर्जी सेम है, इसको हम लोग ईजी बोलते हैं। ये मैं कोऑर्डिनेशन में डिटेल में समझाऊंगा, अभी फिलहाल खाली आपको समझना है थोड़े से इंफॉर्मेशन के लिए। और इसको बेटा ट्रिपली डीजेनरेट बोलते हैं, T2G, और इसको EG बोलते हैं। तो देखो इन दोनों का एनर्जी बढ़ गया, इन तीनों का एनर्जी कम हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो 1 2 3 आई कैन पेयर ओवर हियर, और वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकते हैं,
करेक्ट, ऊपर भी तो जा सकते हैं ना अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम रहा तो। सर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब आप पूरा मुझे कोऑर्डिनेशन की तरफ लेके जा रहे हो, वो डिपेंड करता है जो आने वाला लिगैंड है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है ना, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर। उससे हिसाब से दो टाइप के लिगैंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस करेगा, और एक होता है वीक फील्ड जो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं करेगा। तो मुझे ये आपसे पूछना था, क्या ये अभी सब के सब पांचों डी जनरेट है? नहीं है, ये 3 डी जनरेट है और ये 2 डी जनरेट है, तो क्या पांचों के पांचों डी जनरेट है? नहीं ना, तो ये कंसेप्ट तो आएगा ही नहीं अभी हाफ फील्ड वाला। करेक्ट, तो अभी मुझे इनकी एनर्जी बढ़ गई ना दोनों की, इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई, तो अगर इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई तो इनको यहां से रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैं यहां पे लिख के देता हूं, नाउ कैन बी इजीली रिमूव। और अगर ये इजीली रिमूव हो सकता है ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी +1 में तो था ही, तो और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो किस में हो जाएगा, +3 में। तो इस वजह से याद रखना क्रोमियम के लिए +1 तो हाईली अनस्टेबल है बट +3 इज स्टेबल, और +6 में तो बेटा डी ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तो डू रिमेंबर क्रोमियम जो है उसके अच्छे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से हैं, +3 वाले और +6 वाले, ठीक है। तो ये रीजन आपको याद ही रखना है। वन मोर रीजन फॉर कॉपर, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, पर फिर भी यहाँ पे एक बार इंफॉर्मेशन के तौर पे वापस बता देता हूँ। कॉपर जो है वो +1 में और कॉपर जो है वो +2 में। कॉपर +1 जो है वो 3D10 होता है और ये 3D9 होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पहले बोला था, अगर मैं गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ तो कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2। एक एक छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूं तो ये हाईली स्टेबल है, लेकिन अगर मैं एक्वस स्टेट की बात कर रहा हूं, कौन से स्टेट की, एक्वस स्टेट की, तो स्टूडेंट्स उसमें याद रखना कॉपर +2 इज मोर स्टेबल, कॉपर +1 से ज्यादा कॉपर +2 होता है, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन का मतलब कटायन और अनायन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कटायन है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। और हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, तो ये प्रोसेस बेटा बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है और इसमें हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में इवॉल्व होता है, इसलिए कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल +2 होता है। बट किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में। और अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तो +1 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +2। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो जो मैं अभी ब्रैकेट्स वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स बना रहा हूं बेटा, वो याद रखना है कि दे आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। कॉपर क्रोमियम की अगर हम लोग बात करें तो जो +4 है और जो +5 है दे आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल एकदम से भी नहीं है, दे आर लेस स्टेबल, ठीक है ना। उसके बाद में चलो ये वाला हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें Mn की तो +4 +5 +6 ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, किसके केस में Mn के केस में। Mn के केस में ये कंपैरेटिवली क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद में Fe की अगर हम लोग बात करें तो +4 +5 +6 ये भी कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। और कोबाल्ट की भी बात करें तो ये भी +4 एंड +5 ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। स्टूडेंट्स इतना सबको समझ में आ गया, तो ये आपको क्या रखना है याद। मैंने एक एक चीज को डिटेल में कवर की, बट ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 रीजन है, स्कैंडियम नोट डाउन करना है तो आप लोग अच्छे से बेटा नोट्स कंप्लीट करने के बाद लिख लेना। स्कैंडियम इज नॉट अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड, क्रोमियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट आता है सर +1 करेंगे तो 3D5 हो जाना चाहिए। और उसके बाद में कॉपर के अंदर +2 इज मोर स्टेबल इन एक्वस स्टेट बट +1 इज मोर स्टेबल इन व्हिच स्टेट, गैसियस स्टेट। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका एक काम करो, फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट चलो कंटिन्यू करते हैं। बच्चों एक करेक्शन कर लेना, Mn के केस में जो है वो सिर्फ +5 ही है। Mn के केस में जो है वो +5 जो है वो
कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच सीरीज, 3D सीरीज, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने कवर कर लिया कितने कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, उसके रीजन के साथ भी हमने डिस्कस किया ना। स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और फिर ये सॉल्व करना है। सबके आंसर मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट पहले आप लोग खुद से अटेंड करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द stabilities of following. Compare the stabilities of following. First one, मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इट इज स्कैंडियम +2, स्कैंडियम +3, सेकेंड Mn+6, Mn+7, थर्ड टाइटेनियम +3, टाइटेनियम+4, नेक्स्ट वेनेडियम Mn+2, Mn+3, 6 chromium+3, chromium+2, 7 nickel+2, nickel+4, 8 platinum+2, platinum+4। मैंने बहुत जगह छोड़ा है क्योंकि मुझे भी इसमें रीजन के साथ समझना है। तो आप लोग बेटा 2 मिनट वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और इनको अटैम्प्ट करिए। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके स्टेबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। इट इज 21। चलो ये तो अभी हमारे सामने है तो इसके लिए इजी लग रहा है, बट एग्जाम में नहीं रहेगा। तो 21 है तो इट इज गोइंग टू बी 3D क्या, यस 3D1 4s2 हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए अभी, 3D1 और 4s2। ठीक है, या फिर अपना जो ट्रिक है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो बताओ, स्कैंडियम +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3D1 बच गया। तो 3D1 जो है यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे स्कैंडियम +3 मतलब यहाँ से 2 यहाँ से 1, तो ये तो 3D0 हो गया। तो 3D1 और 3D0 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है स्टूडेंट्स, यस इट इज गोइंग टू बी स्कैंडियम +3। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो किसी किसी बच्चों को लगा रहेगा यार वीडियो पॉज करने बोला, हमको तो आता ही नहीं था ये सॉल्व करने। तो आप लोग क्या करोगे, अभी समझ में आया करेक्ट, तो अभी वीडियो पॉज करके कर लो। ठीक है, चलो जिनको आ गया है वो तो मेरे साथ अभी सॉल्व ही कर रहे हैं। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं आया उन्होंने वीडियो पॉज करके सॉल्व करना था। ठीक है, अभी चलो स्टार्ट करते हैं। Mn मैंगनीज इज व्हाट बेटा 25। अगर वो 25 है तो 3D5 4s2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं +6 की तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो टोटल अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया तो 3D1। अगर आपको इतना से भी नहीं समझ रहा तो ऐसे ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो इनिशियल स्टेजेस में। बाद में आपको प्रैक्टिस होके इस तरीके से सॉल्व करना ही है क्योंकि एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं रहेगा। 7 है मतलब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो दिस इज गोइंग टू बी 3D0। तो ये हो जाएगा बेटा Mn+7 is more stable as compared to Mn+6। अगर टाइटेनियम की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी, अभी तो चलो मैं वहां से लिख रहा हूं, पता है हमको 3D2 4s2 22 होता है ना, 3D2 4s2। तो +3 का मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 1 निकला, तो इट इज गोइंग टू बी 3D1 हो जाएगा। और +4 मतलब ये 3D क्या हो जाएगा 0 बेटा। तो टाइटेनियम के +4 कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, उसके बाद में अगर वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम में यहाँ पे आ रहा है 3D3 4s2 3D3 4s2। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें +4 की तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 ही निकलेगा, करेक्ट ना। यहाँ से 2 और सॉरी यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 निकलेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 3D1 और ये 3D0 हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। Mn+2 अभी चलो यहाँ से देख रहे हैं, +2 मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3D5 हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा 5, और Mn+3 मतलब 2 और एक यहाँ से निकला तो ये जाएगा 3D4। सो डेफिनेटली 3D5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3D4। उसके बाद में इफ आई टॉक अबाउट क्रोमियम, क्रोमियम के तो बेटा हम लोग ने पूरा स्टोरी ही पढ़ लिया है। क्रोमियम जो है वो +3 में क्या हो जाएगा
+3 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3D3 और ये हो जाएगा 3D4। तो अभी इसमें कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। और जैसे मैंने बेटा आपको इसका रीजन बताया था, याद है वो T2G और EG वाला, इसके जस्ट प्रीवियस बोर्ड पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी वजह से बेटा याद रखना क्रोमियम का, क्योंकि यहाँ पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस में जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा, क्योंकि नीचे तो 3 ही है, चौथा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो उसको रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, ये दोनों और डिटेल में समझाया भी था, फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी का टोटल। तो याद है निकल के केस में +2 इज मोर स्टेबल, प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में मैंने सिखाया ये। और प्लैटिनम के केस में प्लैटिनम +4 इज मोर स्टेबल। तो स्टूडेंट्स अगर आपने सॉल्व किया है तो आप लोग 1 मिनट में चेक कर लो फटाफट, और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो लोग बेटा इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट का ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप है, इसके अंदर कंसेप्ट्स हैं, हम लोग वो भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज अलोंग द पीरियड, तो जो स्टेबिलिटी होती है ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, very important, remember it decreases. The stability of higher oxidation state decreases along the period. But अगर यही हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं सेम ग्रुप में, तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करवाता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हो जाए और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वन जो है VO3 माइनस CrO4 2 माइनस एंड MnO4 माइनस, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। उसके बाद में MnO4 माइनस TCO4 माइनस एंड Rhenium-O4 माइनस, एंड द लास्ट वन इज CrO3 molybdenum O3 एंड टंगस्टन, ठीक है। इन तीनों का बेटा हम लोग को स्टेबिलिटी क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड रिमेंबर, ठीक है ना, रिमेंबर, आई विल राइट हियर, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो अगर आपको कंपाउंड्स दिए हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। चलो सबको ओरली आता है तो ओरली करो, वरना जिनको नहीं आता है वो एक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, जो रेडॉक्स में आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। वेनाडियम इसमें +5 है, क्रोमियम इसमें +6 है और Mn इसमें +7 है, ठीक है ना। Mn बेटा सेम ही है, +7 है। अगर हम लोग बात करें तो ये भी +7 है और यहाँ पे भी +7 है। क्रोमियम बेटा +6 हो जाएगा, ये चार्ज तो है नहीं, ये भी +6 है और ये भी +6 है। तो क्वेश्चन में बेटा आपको क्या पूछा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी पूछा है, करेक्ट। तो अभी हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे स्टेबिलिटी को, वो देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग द पीरियड। आप मुझे बताओ, वेनाडियम, क्रोमियम और Mn क्या एक ही पीरियड में आते हैं कि एक ही ग्रुप में आते हैं? साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, सर ये तो पीरियड की बात हो गई, मतलब लेफ्ट टू राइट की बात हो गई, तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगा। तो +5 +6 +7, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, +7, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड अनस्टेबल नहीं है, इनका कंपेयर किया मैंने कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल
कौन सा है वो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम और डाउन द ग्रुप, दिस इज डाउन द ग्रुप में अगर हम लोग नीचे जाते हैं तब ये ऐसा होता है। तो ये देखो Mn टेक्नीशियम एंड रेनियम, बेटा याद आ रहा है कुछ, मन तक रे, यस मन तक रे, तो मन तक रे मतलब सेम ग्रुप हुआ, और ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो +7 ये भी +7 ये भी +7, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, यस इट इज गोइंग टू बी ReO4, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें क्रोमाटन, ये भी सेम ही हुआ, तो क्रोमाटन में भी बेटा सेम ही हो जाएगा, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सेम ग्रुप वाले। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल किसका है, आप लोग याद रखना, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल किसका है, दैट इज पीरियड का, और जो नेक्स्ट दो एग्जांपल है बेटा वो किसके हैं, ग्रुप के हैं। सो स्टूडेंट्स अगेन आई विल राइट हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नोटबुक में हर एक चीज अच्छे से क्या करनी है, आपको कॉपी करनी है, ठीक है। चलो यहाँ तक कवर हो गया, फिर आगे क्या सर, इसके बाद में भी थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, प्लीज ध्यान दो, क्योंकि ये सब एंट्रेंस की चीजें का ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, इसी के अंदर कंटिन्यू, तो स्टूडेंट्स याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, आई होप अभी सबको दिख रहा होगा क्लियरली, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेस, बट डू रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सेम एलिमेंट, इसको दूसरे के साथ कंपेयर मत करवाना, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, फॉर सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो इसको भी बेटा मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको सिखा देता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और मेरा टॉपिक भी कवर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, compare acidic strength of following, ठीक है। The first one is FeO Fe2O3, second one CrO Cr2O3 and CrO3, third one MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 एंड Mn2O7, थोड़ा एक ही लाइन में लिखना है तो वापस लिख लेता हूँ छोटा थोड़ा, ये सब एक ही साथ में लिखना है आपके, ठीक है। प्लीज ध्यान देना जरा, MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 and Mn2O7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला है बेटा इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का ऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है, सब ऑक्साइड्स ही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा बेटा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड विल आल्सो इंक्रीज, बट दैट इज फॉर सेम एलिमेंट ओनली, याद रखना। तो यहाँ पे एलिमेंट सब सेम से मिलेगा ना, Fe क्रोमियम है और ये Mn, ठीक है ना। स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर FeO बेटा Fe के जो ऑक्साइड्स होते हैं, आयन के ऑक्साइड्स, वो बेसिक ही होते हैं, उसमें कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन तो बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बट बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है वो किसको कंपेयर करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, क्योंकि Fe का कुछ ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता ही नहीं है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कैसे कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ ये बोल सकते हैं कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, बट वो भी एक सही तरीका नहीं होगा, कंसेप्ट वाइज क्लियर नहीं होगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो याद रखना आयन के, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आयन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, इस वजह से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, बाकी सब जगह पे एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है Fe, यहाँ पे
+3 में है। तो चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, बट हमारा आंसर कुछ अलग लिखेंगे हम लोग। ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूज मत होना। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो पहले मुझे क्या कंप्लीट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा किसका है, यस इट इज +3 का। तो +3 का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम। तो याद रखना, ये मैंने जो आंसर लिखा है वो बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से लिखा है। अगर आपको चाहिए तो आप नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज आयन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद में क्रोमियम का, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो +2 है, ये +2 है, ये +3 है और ये +6 है बेटा। ये क्या है, +6 है। तो अगर हम लोग को पूछ लिया कि बताओ इनका एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एंट्रेंस की लेक्चर है तो याद रखना, क्रोमियम का ये जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, याद ही रख लो। क्रोमियम का ये जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, याद रखना। और ये वाला जो होता है एक्चुअल में एसिडिक होता है। तो जैसे जैसे देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर बेसिक बोलूंगा तो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, और अगर एसिडिक बोलूंगा तो लीस्ट क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक, ऑब्वियसली अगर ये जिनको याद है उनके लिए तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की भी जरूरत नहीं, तो इसका ऑर्डर यही हो जाएगा। बट मैंने आपको साथ में वापस बता भी दिया है स्टूडेंट्स। देखो अच्छा बच्चा या अच्छा स्टूडेंट की निशानी वही होती है कि बेटा हर एक चीज को अच्छे से समझ ले। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ बेटा वो जरूरी नहीं क्वेश्चन आ गए। अभी जिन बच्चों ने बेटा वो नोट्स में ऐसा समझो सोचा कि हाँ सर ने बताया ना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बट अगर समझो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए बी सी एंड ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव, तो आप लोग बेटा वहां पे जग सुना सुना लगेगा आपको। ठीक है, सो क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का, एक अच्छे स्टूडेंट का वही होता है जो एंट्रेंस पढ़ रहा है वो हर एक चीज को अच्छे से लिखता है। कहीं ना कहीं बेटा वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एग्जाम, देखो एग्जामिनर का क्या काम है बेटा, आपको पेपर बेटा डी ब्लॉक का उसको एक ही क्वेश्चन बनाना है, एक या मैक्स टू मैक्स दो। उसके पास तो पूरा साल पड़ा है, आपके पास भी पूरा साल पड़ा है पढ़ने के लिए, उसके पास भी पूरा साल पड़ा है दो क्वेश्चन बनाने के लिए, मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, दो क्वेश्चन। तो बेटा वो ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाएगा जो ऑलरेडी आ चुका है या फिर जो इजी होगा। अभी मुझे अगर पेपर सेट करने बोलेगा तो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जो बेटा अभी तक नहीं आया है, जो सिलेबस में तो है बट कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दूं मैं, तो उससे बेटा पेपर का जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाएगा और जो रिजेक्शन है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, दिस इज बेसिक, एम्फोटेरिक एंड वो क्या है, एसिडिक है। चलो आगे बढ़े। Mn की अगर बात करें तो यहाँ पे ये Mn किस में है, +2 में है, ये Mn किस में है, +3 में है, इसके जैसे ही दिख रहा है। ये Mn किस में है, +4 में है, और ये Mn +6 में है, और ये Mn +7 में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, याद रखना ये जो दो फर्स्ट वाले हैं वो बेसिक है बेटा, क्या है, बेसिक है। उसके बाद में ये वाला जो है ये है आपका एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक है। उसके बाद में MnO3 जो है और ये वाले दोनों जो है बेटा वो प्योरली क्या है, एसिडिक है। तो ये आपको क्या रखना है, याद है। तो अभी इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है बेटा, नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ये इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप और अच्छा रेफरेंस बुक यूज करते हो तो Mn का बेटा एक और ऑक्सीडेशन वाला भी है, Mn3O4। ठीक है ना, तो याद रखना अगर जिनको एक्स्ट्रा, अभी जैसे मैं अभी इतना डिटेल में बता रहा हूँ, Mn3O4 जो है उसमें बेटा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 है, +8/3। तो +8/3 इन दोनों के बीच में आएगा, सॉरी इधर आ जाएगा वो, 8/3 इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है वो हल्का सा क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है। तो जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा चाहिए, अभी मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान देना। ओके ना स्टूडेंट्स, अगर ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, तो इनको एसिडिक बोलते क्यों हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4 तो वहां पे ये सब काम आएंगे अपने को। तो याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ इसको एसिडिक, तो क्यों इसको एसिडिक बोलते हैं, बिकॉज ये वाला ऑक्साइड CrO3 जब इसको पानी में डाला जाता है तब ये बेटा एक एसिड बनाता है जिसका नाम है क्रोमिक एसिड H2CrO4। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वही ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी रहेगा। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर डिस्प्रपोर्शनेट, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो,
जब हम लोग ब्लॉक्स पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ब्लॉक्स में भी पी ब्लॉक क्या हो, ये हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें MnO3 की, MnO3 बेटा +6 में है, इसमें अगर हम लोग वाटर डाल देंगे तो ये हो जाएगा H2MnO4, तो ये +6 वाला हो जाएगा। इसका नाम है मैंगनीक एसिड है, इसका कलर होता है ग्रीन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं खाली कलर लिख देता हूँ। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, आगे हमको काम आएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें Mn2O7 की, तो इसमें +7 है और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो HMnO4। जैसे KMnO4 होता है वैसे ही HMnO4, और इसका कलर होता है पर्पल। और पर्पल कलर जो है वो अनायन की वजह से बेटा, जो आप बोलोगे सर KMnO4 का कलर पर्पल था, MnO4 जो है अनायन है बेटा, उसकी वजह से कलर पर्पल है। तो ये देखो, ये सब के सब क्या है, एसिड ही है, और ये सब के सब एसिड है, इसकी वजह से बेटा इन ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, ऑक्सीडेशन नंबर से या ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन एसिडिक कैरेक्टर। अभी इसको ट्विस्ट करके ऐसा भी पूछ सकता है, कंपेयर करो उनका बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, तो वही उसका उल्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देन वी विल स्टार्ट विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका आप लोग फोटो ले लीजिए। Okay students, so see the last point of oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और छोटा सा पॉइंट है, वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एनी एलिमेंट will show its highest oxidation number in its oxysalts, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, in its oxysalts which are also known as oxyanion। सर ये समझा नहीं, जरा ध्यान देना बच्चों। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो जेई में ही ऑलरेडी पूछा गया है कि Mn जो है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। ये नहीं पूछा गया था, सवाल देखो ये, बट ये किस में होता है, क्या Mn F7 होता है, या फिर अगर हम लोग MnO4 माइनस की बात करें कि MnO4 की, तो वो तो होता ही है बच्चों, और बड़ा MnO4 माइनस, राइट। तो स्टूडेंट्स वो किस कंपाउंड में अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बनाता है, तो आपने सर फ्लोरीन ही लिखा बिकॉज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वही है। तो बच्चों एक बात बोल दो, Mn का +7 का जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो यही है। Mn का F7 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका मैक्सिमम जो होता है वो MnF4 ही होता है, ठीक है ना। MnF5 भी नहीं होता है, यस ध्यान से सुनो, MnF5 भी नहीं होता है, CrF6 भी नहीं होता है बेटा। अगर आप सर्च करोगे CrF6 भी बेटा वो हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ठीक है ना। तो अगर किसी के मन में आ रहा है बेटा कि अरे यार फ्लोरीन तो सब इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, बट वो कंपाउंड हमेशा याद रखना ऑक्सीसॉल्ट ही हो सकता है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगा। अगर मैं बात करूं इसमें Mn किस में है, +7 में है, जबकि इसके अंदर Mn +7 में नहीं है, इसके अंदर Mn किस में है बेटा, +4 में है। बट अगर स्टूडेंट दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। MnO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जिसको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, और ये जो MnF4 है वो भी टेट्राहेड्रल ही है। बट यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड ना, ऑक्सीजन जो है इट कैन फॉर्म अ डैश बॉन्ड, पाई बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे वही पाई बॉन्ड बन नहीं सकता है। सो इसके लिए याद रखना हर ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, -2 होगा। तो हर ऑक्सीजन अगर -2 है, रेडॉक्स में सिखाया है, ये भी -2 होगा लेकिन किसी के साथ जुड़ा है दैट इज K+, तो उसके लिए +1 हो जाएगा। इधर इसके लिए -1 नहीं लिखेंगे हम लोग, है -2 ये ऑक्सीजन भी किसके साथ जुड़ा है उसके लिए, बट यहाँ पे इस Mn के ऊपर +1 का इफेक्ट आएगा क्योंकि बॉन्ड तो एक ही है। तो अगर यहाँ से -2 तो इधर से +2 +2 +2, तो कहने से बेटा यहाँ पे +7 हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डैश बॉन्ड पाई बॉन्ड। जो यहाँ पे वो पाई बॉन्ड बन नहीं सकता। तो याद रखना any element will show its highest oxidation state only in dash, yes it is in its oxide या oxy salt या फिर oxy anion में ही शो करेगा स्टूडेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद ही रखना है। देखो दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, ये भी टेट्राहेड्रल ये भी टेट्राहेड्रल है, बट अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर एंटायर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर। सर आप बोलोगे सर आपने लगभग 50-55 मिनट ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर,
अभी आगे का काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, कलर सिखाऊंगा, तो बेटा वो सब आपको इजी लगेगा। तो लेक्चर नंबर 5 में बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से हम लोग अभी सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक ही लेक्चर में करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कलर सिखाऊंगा, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, और उसके बाद में आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तीनों एक ही लेक्चर में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सब ऑक्सीडेशन स्टेट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है वो जरा समझ लेते हैं, ठीक है ना। आपने सुना तो होगा फैराडाई, ठीक है ना, बट उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हम लोग अलग तरीके से करते हैं, ध्यान देना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस को, ध्यान देना, जब किसी सब्सटेंस को, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा वही आपको स्टेटमेंट में लिखना है। जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब सब्सटेंसेस को किस में रखते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो बेटा उनका बिहेवियर सेम नहीं होता है। जैसे अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये समझो तीनों अलग अलग डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये व्हाइट है, येलो चौक और ये ऑरेंज चौक है। इन तीनों का बेटा मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं रखता हूँ, तीनों मेटल अलग अलग है, तो तीनों सब्सटेंस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनका बिहेवियर, बिहेवियर जो होता है बेटा वो सेम नहीं होता है। बिहेवियर इज नॉट सेम, इनका बिहेवियर अलग अलग होता है बेटा। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद इनका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है डिफरेंट मेटल्स का, और इसी को बेटा हम लोग कौन सा बिहेवियर बोलते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। सो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इसी को अपने ओन वर्ड्स में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट when different substances or substances when placed in magnetic field, they will not behave same, but their behavior is different, and this behavior is known as what, magnetic behavior. Now magnetic behavior is basically classified into two types, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में तो बहुत डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक चैप्टर में बेटा उसका एक एक कंसेप्ट के हिसाब से डीपनेस होता है कंसेप्ट का, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। सो मैग्नेटिक बिहेवियर, it is classified into two types. One is paramagnetic, second is diamagnetic. Paramagnetic and diamagnetic. Now what do you mean by paramagnetic? They are attracted in the magnetic field. Basic concept ये है, they are attracted in magnetic field. Whereas if I talk about diamagnetic, so they are repelled in magnetic field. ये बेटा magnetic field में repel होता है और ये magnetic field में attract होता है। क्यों attract होता है? Because of the presence of what, unpaired electrons. इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से बेटा ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। बट इसमें बेटा एब्सेंस बोल सकते हो, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से बेटा इनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, एंड दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ स्टूडेंट्स वन शुड नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इनके अलावा भी एक कंसेप्ट है बेटा, बराबर ना। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयन है, आयन ऑक्साइड्स है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। उनके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर तो ही है, पैरामैग्नेटिक में मैंने क्या लिखा, अट्रैक्टेड लिखा, बट दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में से रिमूव भी करेंगे तभी भी उनके अंदर मैग्नेटिज्म रहता ही है। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। व्हाट, फेरोमैग्नेटिक। सो we'll write this way, few substance like iron oxide are strongly, अभी तो मैं बड़ा ही लिख रहा हूँ, राइट, strongly attracted in magnetic field, ठीक है ना, and they retain their magnetism even if they are removed from the magnetic field, and such kind of compounds are called as ferromagnetic, and this property is known as ferromagnetism। इसको पैरामैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, इसको डायमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्ट, दिस इज नॉट मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी is directly proportional to number of dash unpaired d electrons. More is the number of unpaired d electrons, more is the magnetic property, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बेटा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी सबको पता ही है, फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो, ठीक है ना। डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्पिन होता है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा हम लोग सिर्फ एक ही निकालेंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल नहीं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय म्यू. So it is given by the formula mu is equals to under root of n bracket n plus 2 bm. bm stands for Bohr magneton. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले n का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. सो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया, bm स्टैंड्स फॉर Bohr magneton, ठीक है ना. अभी ये क्या होता है, ये बेटा यूनिट है, क्या है, यूनिट है, और इसका वैल्यू जो होता है बेटा वो होता है EH अपॉन 4 पाई Cm. EH अपॉन 4 पाई Cm इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. H तो सबको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट है, C का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड m इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो ये हम लोग इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि म्यू का वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, n ब्रैकेट n प्लस 2. तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बार इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है. चलो हो गया. अभी देखो इसी को कंटिन्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना. बड़ा हो गया लेक्चर, बट ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. अगर n का वैल्यू, दिस इज आर्बिट्रेरी, ठीक है. चलो अगर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 6 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड. 6 कैसे हो सकता है बेटा, कितने ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है. सो 1 2 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनना है ना हमको. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा मैक्स टू मैक्स कितना हो सकते हैं, 5. 5 से ज्यादा हो सकते नहीं है. सो डू रिमेंबर n का वैल्यू मैक्सिमम 5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं. 5 तक पॉसिबल है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नहीं हो सकता. सर अगर d ऑर्बिटल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 10 में से माइनस करना मैंने आपको बताया था, याद है कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. चलो यहाँ पे देख लेते पहले. आप बताओ अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू 1 है, तो इट इज गोइंग टू बी 1. डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2. सोर तो नहीं रहे हो सब लोग, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा बेटा, करेक्ट. यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8. अगर मैं यहाँ पे म्यू देखूँ तो 3 ब्रैकेट 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15. यहाँ पे म्यू का वैल्यू 24, कैसे 4 4 और ये 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 4 जा 24, और ये लास्ट वाला जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 35. ठीक है, तो ये तो सबको याद ही रखना है, n के हिसाब से छोटा सा टेबल है, ध्यान देना. उसके बाद में इसका जो रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, ये 2 रूट 2, सो 1 2 इंटू 1.41, so इट इज 2.82. इसका वैल्यू 3.87, 15 का रूट, इसका होता है 4.89 और इसका होता है 5.92. सर ये तो आपने याद कर लिया लगता है. तो मैंने क्या बोला बेटा, ये आरपी ट्रिक है. अभी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी, कुछ ऑब्जर्व किया, यही मैं ऑब्जर्व करता हूँ. ये देखो जो भी n का वैल्यू है वही इसके डेसिमल के पहले भी नंबर है, देखिए 4, यहाँ पे भी 4 एंड 5, ये 5. तो इससे क्या सीखने को मिला, इससे यह सीखने को मिला कि डेसिमल के पहले जो नंबर है वही आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वही आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है. ऐसा समझा नहीं, कुछ समझता ही नहीं लगता है कभी कभी. ठीक है, चलो क्वेश्चन सेज बेटा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं. A metal M in its dipositive state shows magnetic moment of 2.82. Calculate number of unpaired electrons. Calculate the number of unpaired electrons. तो unpaired electrons अगर हमको निकालना है तो अभी हम क्या करेंगे, तो जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, तो वो लोग बेटा को जो महान स्टूडेंट होते हैं बेटा दुनिया में सबके लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, म्यू इज इक्वल टू, उनको लगता है मैथ्स उनको ही आता है, ठीक है ना.
हम तो जैसे गाँव से आए, n ब्रैकेट n प्लस 2, तो म्यू का वैल्यू पुट करते हैं 2.82, फिर अंडर रूट ऑफ n ब्रैकेट n प्लस 2, ठीक है ना, ऐसे होता है बेटा बहुत सारे। फिर इसको स्क्वायर भी करते हैं, अभी 2.82 का स्क्वायर भी निकालते हैं। ये सब बेटा डोंट डू दिस, दिस इज डोंकी वर्क, ये कभी गलती से भी मत करना। सिंपल है, आप लोग ये जो लेक्चर्स देख रहे हो वो एंट्रेंस के लिए देख रहे हो, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों, अगर इन केस आपको इसका वैल्यू पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मेरा आंसर सिर्फ 30 सेकंड्स में आना चाहिए। थियरी है ना, अगर इनऑर्गेनिक है तो बेटा 7 से 8 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए बेटा 30-35 सेकंड, फिजिकल के लिए हम लोग 1 मिनट भी मान लेते हैं, कभी कभी थोड़ा उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, बट सिंस आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में टाइम बच रहा है तो वहां पे आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट याद रखना, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तो याद ही रखना, देखा और आंसर ऐसा होना चाहिए, तब जाके आपको बेटा सीट मिलेगा, ठीक है। चलो सो आप बताओ म्यू का वैल्यू कितना है, पहले वो बताओ। इट इज 2.82 है, खत्म, तो n का वैल्यू 2, जो डेसिमल के पहले वही नंबर हो गया, सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2, खत्म हो गया। इतना सिंपल है, तो इस वजह से याद ही रखना बेटा, 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.82, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.89, 5 है तो 5.92। सर अगर एग्जाम में समझो 3.87 और 3.56 दो ऑप्शन दिए हैं तो फिर क्या टिक करें? जनरली तो बेटा एक एक ही रहेगा, 1.2 पॉइंट 3.4 पॉइंट, बट कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई स्टूडेंट पूछते भी है सर ये सर 3.87 भी दिया 3.56 भी दिया, तो फिर आपका ट्रिक तो काम नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, ये नंबर्स आप याद ही रख लो, और एक बात और कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है ना, जो डेसिमल के बाद का नंबर है बेटा वो 100 के क्लोज जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, 100 के क्लोज जा रहा है। तो जैसे n का वैल्यू 1 था तो 1.73, 2 था तो 2.82, फिर 87, फिर 89 और फिर 92 बेटा, ये आप एक दो बार इसको यूज करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये टेबल याद है फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये टेबल याद कराने के लिए एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, अभी मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग बेटा उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये देखो क्वेश्चन लिखो तब तक आप लोग, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ नहीं बोला है तो बेटा उसको स्पिन ओनली मान के चलना है, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो उसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मान के चलना है। क्वेश्चन, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फॉलोइंग, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन स्कैंडियम +3, बी टाइटेनियम +3, सी Mn+2, डी Mn, नाउ उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है Cu 2+, डी Fe2+, e Cu+1, Mg, Zn+2, ठीक है ना। इन सबका आपको क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, अगर n पता चल गया तो फिर तो अपने पास में आंसर है ही है। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो है मैं आपको पूरा मेथोडोलॉजी से सिखाता हूँ, जैसे ये वाला सिखा देता हूँ, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल में आपको मेथोडोलॉजी से सिखाता हूँ, फिर आपको ट्रिक से सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे फटाफट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21। तो ये हो जाएगा 3d1 4s2 हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो यहाँ पे 2 और यहाँ से 1, तो बेटा स्कैंडियम +3 में डी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d 0 हो जाएगा। सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो म्यू का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस टीचर, इसका मतलब ये 22 है, तो 3d2 4s2, करेक्ट। अगर 3d2 4s2 है तो टिटेनियम +3 की अगर बात करें तो इधर से 2 और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये 3d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर 3d 1 हो गया तो जो 1 से लगा के 5 है वो ही बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, बाद में तो जो होता है उसको 10 में से माइनस करते हैं। सो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू 1 तो म्यू का वैल्यू
1.73, ठीक है ना। अभी दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, हर टाइम इसको सॉल्व करेंगे इसमें डाल के, इससे अच्छा बेटा ये 5 याद कर लो ना बेटा, क्या नंबर बड़ा तो है नहीं। mn जो है बेटा वो 25 होता है, तो 3d5 4s2 था, बट अगर +2 हो गया तो ये 3d5 हो जाएगा। इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 5 हो जाएंगे, और सब देयर तो इसका म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.92 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी आप लोग इसको वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके फिर सॉल्व करो, फिर मैं आगे आंसर भी बताता हूँ। किया, चलो कॉपर +2 की बात करें तो CD 3d10 4s1 होता है, +2 की बात करें तो ये 3d9 हो जाएगा बेटा, 3d9 है बेटा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यस इट इज गोइंग टू बी 1। सर ये तो 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 थोड़ी लिखेंगे, पेयरिंग हो चुकी होगी ना, और अगर पेयरिंग हो चुकी है तो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 10 माइनस जो नंबर दिया, तो 10 माइनस 9 इज 1, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा 1.73, ठीक है। ऐसे बेटा अगर Fe की बात करें तो 26 होता है, 3d6 4s2 होता है, तो बट Fe2 प्लस है तो 3d 4s0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है तो 6 है, तो 6 मतलब 10 माइनस 6 4 हो गया, और 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.89 हो जाएगा, तो इसका म्यू का वैल्यू हो जाएगा 4.89। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये 3d10 हो जाएगा, और 3d10 होते हैं बेटा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, कैसे 3d10 4s1 था, +1 किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो 3d, तो आप बताओ इसका म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। Zn की बात करें तो Zn होता है बेटा 3d10 4s2 होता है, बट 2 के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो ये कितना हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। तो अगर ये 3d10 है तो n का वैल्यू कितना 0, n हो जाएगा कितना 0, म्यू का वैल्यू 0। तो स्टूडेंट्स ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है मैंने बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट एंट्रेंस में बेटा इसमें क्या होगा मैं आपको वो भी बता दूं। एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन में क्या होंगे, ऐसे दो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे 3-4 जो उनका जोड़ी बना के देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो कहना है बेटा Ti+3 का और कॉपर 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं आ रहा है, आ रहे कि नहीं आ रहे, करेक्ट। तो और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया बेटा कि क्या ये दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है, नहीं, या फिर ऐसा पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है इसमें भी एक है, और ऐसा आपको 4 ऑप्शन देंगे 1 2 3 4, और क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे, ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, 1 2 3, ये तीनों भी पैरामैग्नेटिक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ऐसा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ट्विस्ट करके कैसे भी आ सकता है, मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चंस के लिए कोई एंड नहीं बेटा, हर एक एग्जांपल उठाओ एक क्वेश्चन बनाओ, तो बेटा हम लोग हमेशा रहना कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, कंसेप्ट क्लियर हो तो अभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये याद रखना, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं उसका सिर्फ 2 मिनट में डिस्कशन करते हैं, देन वी विल स्टॉप द लेक्चर। मैग्नेटिक मोमेंट को इतना इंपॉर्टेंस देने का एक ही कारण है बेटा कि मैग्नेटिक मोमेंट से अगर मुझे म्यू का वैल्यू नोन है, ध्यान देना ये इसका एडवांटेज है, दिस इज द एडवांटेज, करेक्ट, ध्यान देना। अगर मुझे म्यू का वैल्यू बेटा नोन है तो नोन वैल्यू से बेटा मैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, और नंबर ऑफ अगर मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से मैं बेटा उस कॉम्प्लेक्स का बॉन्डिंग भी पता कर सकता हूँ कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ये आपको कोऑर्डिनेशन में और अच्छे से क्लियर होगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, बॉन्डिंग भी पता चलेगा और इसका स्ट्रक्चर भी पता चलेगा, जैसे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये नाम सुना होगा, तो इससे हमको ये भी पता चल सकता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चलेगा तो बेटा हमको बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है बेटा, अगर आप मेरा कोऑर्डिनेशन लेक्चर सुनते हो देखने को मिलेगा, तो उसमें बेटा कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है अमोनिया कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रोल है जो मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिखाता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से कवर कर लिया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से कवर कर लिया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बहुत टाइम सेव होने वाला है, क्यों, क्योंकि हमको अभी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आएगा तो इजी लगेगा।
आपने देखा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमको इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पूरा रिलेटेड था. इज इट क्लियर? सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ कलर. अलॉय फॉर्मेशन के साथ से कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टी इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कैसे जनरेट होती है. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू क्लास.